हेलो बच्चों। तो आज के न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या दिया हुआ है। अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस है, ठीक है। हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी गैस कंसीडर की जाएगी इस चैप्टर में? आइडियल गैस, ठीक है। अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड्स मतलब ये जो पिस्टन है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर होता है इनिशियल वॉल्यूम से। पहले इतना वॉल्यूम था ना, बाद में पिस्टन जब एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम देखो इतना इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है, ठीक है। याद रखना, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो गैस ने वर्क किया, तो वर्क डन बाय द गैस। अच्छा, किसके खिलाफ वर्क कर रहा है? अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। तो अगर हम लोग गिवन लिखने जाएंगे तो क्या गिवन है? एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। 1 atm को कन्वर्ट करना आना चाहिए 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये ऐसा यूनिट में हम लोग ने प्रेशर को लेके आए। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। मतलब इनिशियल वॉल्यूम पहले कितना था? 5 लीटर्स था, और अब जो वॉल्यूम है एक्सपांड होने के बाद डबल हो गया। कितना हो गया? 10 लीटर्स। फिजिक्स में ऐसा यूनिट लेना होगा तो लीटर नहीं चलेगा, तो याद कर लो, सब लोग को पता होना चाहिए 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है वॉल्यूम की, ठीक है। तो 5 लीटर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और 10 लीटर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्ट कर दिया हम लोग ने प्रेशर वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में। आगे देखो और क्या क्या दिया है। इन डूइंग सो, ये वर्क करने के टाइम, इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव लेने का, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव लेने का, ठीक है। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या फाइंड करने बोला है? डेल्टा यू। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखो, डेल्टा यू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू माइनस डब्ल्यू, इस तरीके से हम लोग डेल्टा यू निकाल लेंगे। हमें क्यू पता है बट हमें डब्ल्यू नहीं पता है, तो मतलब हम लोग को फर्स्ट चीज क्या करना चाहिए? वर्क निकाल लेना चाहिए। तो देखो वर्क पहले निकाल लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला पी डेल्टा वी। ये कैसे पता? जब भी तुमको ये कीवर्ड दिखे, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्ड अगर दिखता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वर्क का ये वाला फॉर्मूला लगाने का, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे पी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू पी कितना है? देखो 1.013 इंटू 10⁵ इंटू डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 5 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करते हैं तो 1.013 10⁵, ये देखो 10⁻³ कॉमन है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा? 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 10⁵ माइनस 3 कितना होगा? 10⁵ इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? 10⁻² मल्टीप्लाई, ये कितना है? 5। चलो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 1.013 को 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6, 5 0 0, 5 1 5। तो फाइनल आंसर कितना आया? 5.065 इंटू 10⁻² जूल। ये वर्क का आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसको तुमको 10 पावर हटा देना है तो 10⁻² का मतलब होता है 100। 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 506। देखो ना, डेसिमल को कितना आगे शिफ्ट किया? 2, क्योंकि 2 0 इसको मिला, तो 506.5 जूल। ये वर्क का आंसर आ गया।
ठीक है। अब हम लोग को इंटरनल एनर्जी निकालना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यू कितना था अपने पास, देखो 400 पॉजिटिव में, माइनस वर्क कितना है 506.5, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 106.5 जूल। बड़ा नंबर कौन है, वर्क का, तो माइनस, तो डेल्टा यू का आंसर अपना कितना आया -106.5। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है कि इंटरनल एनर्जी कम हो गया है। यहाँ लिख देते हैं लास्ट में, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 106.5 है, माइनस का मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट। तो अभी मैंने क्या बताया, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव, हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव। तो इधर पे क्यू क्या लिखेंगे, -125 किलो जूल है, ध्यान देना 125 किलो जूल, वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो देखो ये तुम लोग याद कर लो, अगर ये सिस्टम है, ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, तो पॉजिटिव, हीट को रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, अगर वर्क सिस्टम पे होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो नेगेटिव, वर्क डन सिस्टम खुद करेगा तो पॉजिटिव। ठीक है, ये चार्ट याद रखना, इजी रहेगा। फिलहाल लिखा हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो वर्क डन को 104 किलो जूल जो है वो नेगेटिव लिखा जाएगा। हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू कितना है -125 किलो जूल है, ध्यान रखना, और ये भी कितना है -104 किलो जूल। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, -125 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 104, माइनस प्लस माइनस 125 में से 104 कटेगा तो 21 आएगा, बट नेगेटिव में यूनिट क्या रखेंगे, किलो जूल, क्योंकि दोनों किलो जूल में थे। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया -21 किलो जूल। फिर से नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये लास्ट में लिखना जरूरी है। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ पे। तो आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 75%। तो इसमें ये हीट इंजन से रिलेटेड, कार्नोट हीट इंजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 75%। एफिशिएंसी को ईटा से इंडिकेट करते हैं, ये साइन का नाम है ईटा। ठीक है, ईटा कितना दिया हुआ है 75%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, आगे, इफ टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज 727 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर TH, हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को TH लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 727 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 273 ऐड कर देने का, 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग को याद होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 - TC/TH। ठीक है, जो जो क्वांटिटी दी हुई है वो पुट कर दो। तो ईटा दिया हुआ है 75/100, ये 1 - TC हमें कैलकुलेट करना है, और TH कितना है 1000। अब ध्यान से देखो, हमें जो क्वांटिटी निकालना है वो ये है। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो माइनस में है तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको राइट में भेज देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से कौन था 1 - 75/100। क्या किया मैंने इसको इधर पे लेके आया और इसको इधर भेज दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100 -1 × 75 75 डिवाइड बाय 1 × 100 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 75 गया 25 और नीचे आया 100,
इधर पे क्या बचा है, TC अपॉन 1000। ये 1000 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। TC इज इक्वल टू 25 इंटू 1000 अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 10 जा होता है 250 केल्विन। तो केल्विन में टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का 250 केल्विन आया। अब क्या करेंगे, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हमें 273 माइनस करना होगा। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना होता है, जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना होता है तो 273 ऐड करते हैं, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 250 में से 273 माइनस करेंगे तो -23 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो केल्विन में भी आंसर छोड़ सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी, तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin और 300 Kelvin पे। कार्नोट रेफ्रिजरेटर 250 केल्विन 300 केल्विन, तो क्या गिवन है इसमें, जो हॉट रिजर्वायर है वो ले लेंगे 300 केल्विन और जो कोल्ड रिजर्वायर है वो 250 केल्विन। ठीक है, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर है जो ये दो टेम्परेचर पे काम कर रहा है। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम लोग Q वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जगह Q वैल्यू दे दिया तो भी करने आना चाहिए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में COP भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोला है जिसको K से डिनोट किया जाता है, K भी डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, हमें मतलब K निकालना है, तो K का फॉर्मूला यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है TC अपॉन TH माइनस TC। ठीक है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला TC अपॉन TH माइनस TC है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस वैल्यूज पुट करना और सॉल्व करना है। ठीक है, TC का फॉर्मूला कितना है, TC की वैल्यू 250 है, TH की वैल्यू कितनी दी हुई है 300 और TC की वैल्यू 250। ठीक है, अब ऊपर है 250, नीचे 300 माइनस 250 50 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 5 टाइम जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आ गया 5। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस दे दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा T और डेल्टा U दोनों भी क्या हो जाएंगे 0। मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 होता है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी 0 है। आगे देखते हैं, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन द एनवायरनमेंट, तो वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट अगर है तो मतलब वर्क डन बाय द गैस है। अगर एनवायरनमेंट पे वर्क हुआ मतलब गैस ने वर्क किया ना, तो वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस को क्या लिया जाता है पॉजिटिव। सवाल में पूछा गया हाउ मच हीट इज एडेड, तो ये भी फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, हीट पूछा है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। अब डेल्टा U तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है 0। ठीक है, Q नहीं पता, W कितना है, W 2000 जूल है। अब जो W है वो 2000 जूल पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो मैंने बताया वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट क्या होता है वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस को क्या लिया जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे W की जगह पे क्या लिखेंगे 2000 को इस तरफ भेज दो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क हीट क्या हो गया, हीट का आंसर क्या आ गया 2000 जूल, और ये कैसा है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, हीट सिस्टम ने क्या किया एब्जॉर्ब किया। या देखो यहाँ पे क्या लिखा है हाउ मच हीट इज एडेड, तो हीट ऐड हुई है मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो बस इतना ही बड़ा न्यूमेरिकल था इसका, बहुत इजी सा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। तो आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है वो एडियाबेटिकली कंप्रेस की गई है सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो गिवन में क्या दे दिया आपने को कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर का ट्वाइस है, फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट इज द रेशियो
व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, मतलब फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का अपने से रेशियो पूछा है। पहले देखो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को एडियाबैटिक प्रोसेस दिया, ठीक है। तो हम लोग को याद होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखो ये याद रखना है। प्रेशर वॉल्यूम रेज टू गामा, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जहां पे गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये कैसे निकाला जाता है, गामा का फॉर्मूला है Cp अपॉन Cv। Cp क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो हम लोग को गैस कौन सी दी हुई है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डायरेक्ट गामा याद ही रखो, 5/3 होता है, ठीक है। हम लोग को ये सब यूज करना है इस न्यूमेरिकल में। अब हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम लोग को प्रेशर और टेम्परेचर का आइडियल गैस इक्वेशन के लिए रिलेशन पता है तो। जो रिलेशन ऐसा कुछ है, प्रेशर 1 माइनस गामा टी रेज टू गामा कांस्टेंट, ठीक है। अब ये आया कैसे वो देखते हैं, पहले पता तो होना चाहिए कैसे आया। न्यूमेरिकल एग्जाम में जब करना है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे देखते हैं, पर ये रिलेशन कैसे आया वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। तो देखो पी वी गामा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। पर फॉर आइडियल गैस, नॉर्मल आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तुम्हें रिलेशन चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर का, मतलब वॉल्यूम नहीं चाहिए इधर पे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, एनआरटी अपॉन वी, सॉरी एनआरटी अपॉन पी, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह पे हम लोग ये पूरा क्वांटिटी पुट कर देते हैं इधर पे, देखो इसको शिफ्ट कर देते हैं। आगे देखो क्या होगा, प्रेशर P V रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है। V की जगह पे हम लोग को ये देखो ये लिखना है NR T अपॉन P। गामा सबको मिलेगा, P N के ऊपर गामा, R के ऊपर गामा, T के ऊपर गामा और P के ऊपर भी गामा, ठीक है। अब सुनो, N कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इन दोनों को राइट साइड ले जाओ तो बचेगा क्या, P T रेज टू गामा P रेज टू गामा। राइट साइड में मतलब इन लोग आ गए तो ये ऐसा हो गया कांस्टेंट अपॉन N रेज टू गामा R रेज टू गामा। क्योंकि ये दोनों भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो आंसर में क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। ये P रेज टू गामा को ऊपर ले जाओ, देखो यहाँ पे पावर क्या है 1, कुछ नहीं रहता तो पावर 1 है, तो ऊपर पावर 1 है और ये वाला गामा ऊपर आया तो 1 माइनस गामा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आते हैं तो साइन अपोजिट होता है। क्योंकि यहाँ पे प्लस गामा है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस गामा, इसलिए माइनस गामा लिखे। और यहाँ पे क्या है टी रेज टू गामा, तो P1 माइनस गामा टी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरीके से रिलेशन निकालते हैं। अगर हम लोग को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना हो तो भी इसी तरीके से करना, बस यहाँ पे तुम लोग प्रेशर यहीं छोड़ दोगे, वॉल्यूम को डिवाइड में भेज देना। सेम तरीके से करना, वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी रिलेशन मिल जाएगा। फिलहाल इस न्यूमेरिकल में हम लोग को इसका काम, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। हम लोग को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का ट्वाइस है। तो जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जैसे देखो जब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सही बात है। उसी तरह यहाँ पे P1 माइनस गामा टी रेज टू गामा कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल 1 माइनस गामा T इनिशियल गामा इज इक्वल टू P फाइनल 1 माइनस गामा T फाइनल गामा, लिख सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर को अलग अलग कर दो, तो प्रेशर को एक तरफ करो, देखो P फाइनल इधर पे है 1 माइनस गामा, इसको भी इधर भेज दो, P इनिशियल 1 माइनस गामा, T फाइनल को नीचे बुला लो, T इनिशियल गामा इधर पे था, T फाइनल को नीचे ले आओ। तो ये हम लोग ने अरेंजमेंट कर दिया। अब पावर को एक साथ कर लो, P फाइनल अपॉन P इनिशियल, यहाँ पे आया 1 माइनस गामा, T इनिशियल अपॉन T फाइनल, और ऊपर क्या आ गया गामा, दोनों पे था ना, तो ब्रैकेट डाल के एक पावर कर दिए।
अब क्या कर सकते हैं बताओ, अब इनको पुट करो, वैल्यूज पुट करो। फाइनल टेम्परेचर के बारे में दिया था कि डबल है इनिशियल का, पुट करो। फाइनल की जगह पे लिखो 2T इनिशियल, इधर भी लिखो T इनिशियल, गामा की जगह गामा रखो अभी फिलहाल, PF अपॉन PI 1 माइनस गामा। देखो TI से TI क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब याद करो गामा की वैल्यू पता है, मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो गामा की वैल्यू कितना है 5/3, पुट कर देते हैं वो भी। देखो इधर ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है ना, तो 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा 5/3 इज इक्वल टू, इधर बताओ ये तो निकालना है हम लोग को, P फाइनल अपॉन P इनिशियल। यहाँ क्या दिया 1 माइनस गामा, 1 माइनस 5/3, साइड में सॉल्व करो। 1 माइनस 5/3 कितना होता है, देखो 3 1 जा 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइड में 3, तो देखो P फाइनल अपॉन P इनिशियल क्या हो जाएगा -2/3, और ये क्या हो गया 1/2 5/3। जब भी पावर में अपॉन होता है तो उसको रूट बोलते हैं, तो क्योंकि अपॉन में 3 है तो क्यूब रूट है, अगर अपॉन में 2 होता तो स्क्वायर रूट, 4 होता तो फोर्थ रूट। फिलहाल क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब क्यूब रूट है। क्यूब रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, क्यूब लिया जाता है। तो लिख दो यहाँ पे टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, ठीक है। क्या होगा, क्यूब ले लोगे तो क्यूब रूट गायब हो जाएगा, बचेगा 5। इधर बताओ यहां से भी क्यूब रूट गायब हो जाएगा, बचेगा -2। क्लियर है, ठीक है। P फाइनल अपॉन P इनिशियल के ऊपर -2 है। देखो इसका पावर क्या होता है 1/5 1, 2/5 32, और ये क्या है P फाइनल अपॉन P इनिशियल -2। अच्छा -2 है तो उसको पॉजिटिव करना है हम लोग को, -2 को पॉजिटिव करना है तो क्या कर सकते हो बताओ, इसको अंदर वाले को इनवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा P इनिशियल, नीचे आ जाएगा P फाइनल। अगर तुमने इसको उल्टा कर दिया तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/32। अब क्या करो, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो, तो लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, और स्क्वायर रूट ले लो तो 1/32, और इधर पे क्या है P इनिशियल अपॉन P फाइनल का स्क्वायर रूट जब लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा PI अपॉन PF इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो √1 क्या होता है 1, और √32 क्या होता है 4√2। कैसे आया, देखो √32 को तोड़ो, क्या क्या होगा, √32 को ब्रेक करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये देखो 4 बार 2 है तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 × 2, और एक √2 अंदर रहेगा, 2 2 जा क्या होता है 4, तो ये 4√2 आता है, ठीक है ना। 4√2 का आंसर तुम निकाल सकते हो। पर अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में P फाइनल अपॉन P इनिशियल पूछा है, तो इसको इन्वर्स करो, P फाइनल अपॉन P इनिशियल, और ये भी इन्वर्स हो जाएगा। अगर देखो याद रखो इधर इन्वर्स, इसको ऊपर नीचे किए हो तो इधर भी करना पड़ता है, तो ये 4√2 हो गया P फाइनल अपॉन P इनिशियल, तो देयरफॉर P फाइनल अपॉन P इनिशियल क्या आएगा 4 × √2 की वैल्यू 1.414, मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 1 जा 4 + 1 5, फिर 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 1 जा 4 + 1 5, तो आंसर क्या आया P फाइनल अपॉन P इनिशियल का 5.656, ठीक है। तो देखो मेन न्यूमेरिकल का हिस्सा तुम न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ से करो, यहाँ से लेके वहां तक ही ये न्यूमेरिकल का आंसर है। मैंने इस न्यूमेरिकल में तुमको ये समझाया कि ये आया कैसे, ठीक है। तो अब तुम लोग को यहाँ पे हेडिंग डाल के क्या लिखना चाहिए, इन आइडियल द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये होती है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन, और फिर पूरा इसको सॉल्व कर लो। तो ये मेन हिस्सा है। पर अगर तुमको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप तुमको पूरा दिख रहा है। तो आओ बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये ग्राफ से रिलेटेड है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर। तो ये वो हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है। कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स, वर्क डन निकालना है। तो देखो ग्राफ क्या वर्सेस क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ का एरिया अगर निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अगर निकालते हो तुम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का, तो तुमको मिलेगा वर्क डन, ठीक है।
इसका मतलब वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द या हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, तो अब ये जो थर्मोडायनेमिकल साइकिल दिख रही है ये कौन सा शेप है, तो ये इलिप्स है। ठीक है, सर्कल नहीं है, ये कौन सा शेप है, इलिप्टिकल शेप है। इलिप्स में, इलिप्स का एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है पता है, पाई इंटू ए इंटू बी, ये होता है एरिया ऑफ इलिप्स। अब ए और बी क्या है, तो ए और बी को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। देखो कैसे, ये देखो ये ए है, ये पूरा पूरा 2a है, 2a को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और यहां से देखो ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट को बोलते हैं माइनर एक्सिस। मतलब मैं इधर बनाता हूं, ये हो गया माइनर एक्सिस और ये हो गया मेजर एक्सिस। फॉर्मूले में देखो क्या है, ए और बी है, फॉर्मूले में ए है और बी है, तो ए को क्या बोलेंगे, अगर इस पूरे को मेजर एक्सिस बोलते हैं तो सिर्फ ए को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर तुमको सिर्फ इसका एरिया निकालना है तो इजी है, क्या करना है, बस ए इंटू बी कर देना, पाई इंटू ए इंटू बी। अब ए और बी कैसे निकालेंगे वो बात का ध्यान दो। देखो पूरा 2a है, कहां से कहां तक, ये 1 से लेके 11 तक 2a है। इसका मतलब मैं लिख देता हूं 2a इज इक्वल टू 1 से 11 कितना होता है 10, तो देयरफॉर a कितना आ जाएगा 5 क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे यूनिट मेंशन किया हुआ है, इंटू 10⁵ भी करना है। क्यों, देखो 10⁵ है, देखो 5 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब a अपना और कोई नहीं प्रेशर है। उसी तरीके से हम लोग अब क्या निकालेंगे, b। देखो b देखो कहां से, इधर देखो 2 से कहां तक 6 तक, कितने का गैप है 4 का, तो पूरा 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो b कितना हो जाएगा b 2 क्या, यूनिट देखो यहाँ पे दिया है 10⁻³ क्यों, हम लोग ने आज न्यूमेरिकल में देखा कि लीटर जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। देखो a और b दोनों मिल गया, कुछ नहीं करना है, बस पुट कर देना है एरिया ऑफ इलिप्स के फॉर्मूले में। एरिया ऑफ इलिप्स और कोई नहीं, वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब वो कर्व इलिप्स हम लोग को पता है, तो हम लोग ने फॉर्मूले में क्या लिखा, पाई इंटू ए इंटू बी, पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ए कितना है, देखो 5 इंटू 10⁵, बी कितना है 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3.14 31.4, समझे, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3.14 31.4, 10⁵, 10⁻³ 5 - 3 2, तो ये हो गया 10⁻²। इससे मल्टीप्लाई अगर ये भी कर देते हो तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 3140 जूल। समझ में आया। अब सुनो, ये एरिया अंडर द कर्व है, एक साइकिल के लिए हुआ है, ये वर्क डन बाय 1 साइकिल। हम लोग को कितने साइकिल का पूछा है क्वेश्चन में, 25 साइकिल, तो देखने का देयरफॉर फॉर 25 साइकिल्स वर्क डन क्या हो जाएगा, फॉर 25 साइकिल्स वर्क डन इज इक्वल टू 3140 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, ठीक है, तो इसको साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3140 इंटू 25, 0 5 4 20, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 3 15, ठीक है, 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, इनको ऐड करो 0 0 15 6 और 2 8 और ये 7 हो गया, तो आंसर आया हमारा 7850 जूल। अगर इसको तुमको किलो जूल में लिखना है तो पॉइंट इधर ले आना, पॉइंट को 3 शिफ्ट कर दिए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 78.5 किलो जूल। क्यों किलो जूल, ये देखो ना 78.5 लिखे जब तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा, और 10⁻³ का मतलब ही क्या होता है किलो जूल, तो आंसर है 78.5 किलो जूल वर्क डन बाय 25 साइकिल्स। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, देखो द फिगर शोज VT डायग्राम, तो ये देखो फिगर है, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है फॉर 1 साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजन विच यूजेस द आइडियल गैस। आइडियल गैस यूज कर रहा है, मतलब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ PV डायग्राम और PT डायग्राम, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दे दिया, PV और PT एक्सपेक्ट कर रहा है हम लोग से बनाने के लिए।
ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। अभी यहाँ पे देखो प्रोसेस ABCD, यहाँ पे 4 प्रोसेस है टोटल, यहाँ पे टोटल प्रोसेस 4 है। तो हम लोग लिखते हैं पहला प्रोसेस है प्रोसेस AB। ये जो प्रोसेस AB है, A से B में देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरा क्वांटिटी क्या है, प्रेशर। वॉल्यूम चेंज होने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। N और R तो कांस्टेंट है, मतलब तीसरी क्वांटिटी क्या है, प्रेशर। तो यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट है B से C। B से C में देखो स्ट्रेट है एकदम, मतलब टेम्परेचर पूरे कर्व में, B से C वाली पूरी लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम लोग लिखते हैं प्रोसेस B से C। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है। समझ में आया, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस CD। C से D में देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, मतलब फिर से प्रेशर कांस्टेंट है लगता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, लास्ट प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस DA। D से A, D से A में फिर से टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है। तो फिर से कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं। अब हम लोग को इसका कौन सा ग्राफ बनाना है, PV ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ध्यान से देखना, 4 पॉइंट्स है अपने पास ABCD, उनका ही हम लोग को प्रेशर वॉल्यूम बनाना है। एक बात देखो, पहले A से शुरू करते हैं। तो A में क्या है, A से B तक जा रहे हैं, A से B तक जब हम लोग जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, पर प्रेशर कांस्टेंट है। और याद कर लो, अगर कोई चीज कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ देखो। मान लो प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा रहेगा। और अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, तो कर्व ऐसा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, ये तीनों बता दिया। अब A से B में देखो, A से B में, A से B आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ यहां से बनाएंगे A से B। अब बोले नीचे से क्यों बनाया गया, तो देखो वॉल्यूम ज्यादा है, A और B, A से B में वॉल्यूम बढ़ रहा है, A से B में वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम का एक्सिस में A से B वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब भी बताया, प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ ऐसा होगा। अब नीचे क्यों बनाए, ऊपर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वॉल्यूम जब ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जब ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। बट इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है। और नीचे की तरफ क्यों रखा गया वो बता देता हूं मैं तुमको, इसको नीचे क्यों रखे, और अभी CD को ऊपर बनाएंगे। ये देखो, D का वॉल्यूम कम है, A का वॉल्यूम ज्यादा है, तो A का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इसके लिए नीचे है। D का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो ऊपर जाने वाला है। ठीक है, चलो अब B से कंटिन्यू करते हैं। B से C में टेम्परेचर कांस्टेंट, B से C में कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। अब भी बताया था, आइसोथर्मल में ग्राफ इस वे में होगा। तो B से कहाँ जाना है, C। ठीक है, तो B से C का कर्व, ये पॉइंट है अपना C। अब क्या हो रहा है, B से C में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, पर ध्यान से देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाएगा। वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ता है। वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है, देख वॉल्यूम इधर पहले ज्यादा था, देख अभी वॉल्यूम क्या है, कम हो गया, नीचे आया ग्राफ, तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब C से D में जाते हैं। C से D भी देखो सेम प्रोसेस है, कौन सा, आइसोबारिक। आइसोबारिक में फिर से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन देखो C से D, मान लो ये D, ठीक है, और एरो इस तरफ रहेगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो रहा है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, D से A में, D से A कैसा प्रोसेस है, D से A आइसोथर्मल है वापस से। अगर आइसोथर्मल है तो फिर से कर्व आएगा, तो ये ग्राफ में इस बार नीचे आएगा, क्योंकि देखो D से A में वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले पार्ट का, मैं दूसरा वाला पार्ट बनाता हूँ। तो चलो अब PT ग्राफ बनाते हैं, PT ग्राफ। तो ये Y एक्सिस पे प्रेशर रख देते हैं और X एक्सिस पे टेम्परेचर। देखो पहला प्रोसेस AB है, आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन जाएगा प्रेशर की तरफ से, AB। फिर से बता रहा हूँ, A नीचे, AB नीचे क्यों बना रहा हूँ, वहां पे जब ऊपर है तो नीचे क्यों बना रहा हूँ। ध्यान रखो, वॉल्यूम जब ज्यादा है, A का वॉल्यूम D से ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा A का, तो नीचे रहेगा।
और डी और सी ऊपर जाएंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा होगा। तो ए से बी का कौन सा ग्राफ हो गया, आइसोबारिक वाला कर्व बना दिए ए बी। फिर बी से सी क्या, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर से स्ट्रेट बना दो। ये बी से सी ऊपर क्यों जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, बी से सी में जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सी से डी कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक, सी से डी स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये सी से डी का कर्व हो गया स्ट्रेट। यहां देखो क्या हो रहा है, सी से डी में प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो रहा है और कम होना भी चाहिए। देखो नीचे आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो सी से डी में भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। डी से आइसोथर्मल, आइसोथर्मल फिर से स्ट्रेट लाइन टेम्परेचर की तरफ, और इस बार प्रेशर क्या हो रहा है, कम। क्यों, डी से ए में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये है पीटी ग्राफ। ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं ये चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ्स। ए से बी से सी से डी से अलग अलग पाथ से एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में एक सिस्टम लेके गया गया है। एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस। हर केस में वर्क निकालो, मतलब हम लोग को वर्क ए बी, वर्क बी सी, वर्क सी डी और वर्क डी ए चारों निकालना है। ठीक है, आओ वन बाय वन करते हैं फटाफट। तो पहला वर्क ए बी, ए से बी, ध्यान से देखो, ए से बी, ए से बी में क्या कांस्टेंट है, जब भी अब भी ग्राफ बनाए हम लोग, ए से बी में स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है प्रेशर का, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। याद रखना, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क का फॉर्मूला पी डेल्टा वी होता है। पी कितना है, देखो ना, पी की वैल्यू कितना है, 6 इंटू, ये देखो यहाँ पे 10⁵ समझ गए। डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ इनिशियल वॉल्यूम लिखेंगे। ये देखो, ये इनिशियल वॉल्यूम है, शुरू यहाँ से हुआ, खत्म यहाँ हुआ, फाइनल ये। इनिशियल कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। तुमको मैं सिखाया हूँ लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखूं मैं, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल कितना है 6, इनिशियल कितना है 2, तो यहाँ पे लिखो 6 × 10⁻³ और यहाँ पे 2 × 10⁻³ फिर से देखो 10⁻³ क्या हो गया, कॉमन बाहर आ गया। इधर क्या बचा, 6 - 2, 6 - 2, 6 × 10⁵ और 10⁻³ 10⁻², 6 - 2 4, 6 4 से कितना होता है 24 × 10⁻², 10⁻² मतलब 100, 24 को 100 से मल्टीप्लाई 2400 जूल। ठीक है, ये वर्क आ गया ए बी का। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। वर्क किसका निकालना है अब हम लोग को, वर्क बी सी का निकालना है। देखो बी सी का क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर बी सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 होता है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, सी से डी निकालना है। वर्क डन सी से डी, क्या सी से डी में वापिस से प्रेशर कांस्टेंट है। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, कितना है 2। ये ग्राफ में थोड़ा एरर है, ये 2 इधर के बजाय इधर आना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर कितना है, कांस्टेंट है, और कितना है 2, तो लिख देते हैं कांस्टेंट प्रेशर जब भी रहता है तो फॉर्मूला ये है। प्रेशर की जगह कितना लिखूं, 2 × 10⁵। डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये देख, शुरू यहां से हुआ सी से, खत्म कहां हुआ डी पे, तो शुरू सी पे हो रहा है, शुरू सी पे हो रहा है, सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, खत्म कहां पे हो रहा है डी पे, वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो 2 - 6, 2 × 10⁻³ माइनस 6 × 10⁻³ सेम वे में चलो इसका कैलकुलेशन करते, क्या होगा बताओ, 2 × 10⁵, 10⁻³ कॉमन, बचा क्या 2 - 6, 2 - 6 कितना होता है -4, तो देखो 2 × 5 - 3 2, और ये हो जाएगा -4, 2 4 जा 8 माइनस में, और 10⁻² का मतलब होता है 100, तो -800 जूल आया। देखो माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब होता है
कि वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, और जब वर्क डन ऑन द गैस होता है तो वो नेगेटिव आता है। वॉल्यूम का मतलब गैस पे काम हो रहा है तो वो नेगेटिव आता है। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, डी से ए, वर्क डन डी से ए। देखो डी से ए फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन वॉल्यूम कांस्टेंट में 0 होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसलिए। ठीक है, तो चारों हम लोग का आंसर आ गया। क्या क्या आंसर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ए बी का कितना आया 2400 जूल, बी सी का 0 जूल, सी डी का -800 जूल, और डी ए का कितना आ रहा है, डी ए का भी 0 जूल आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।